दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन लगी हुई थी। वह ट्रेन जो है वो पटना की तरफ जा रही थी। एक लड़का उसी प्लेटफॉर्म पे आता है जो कि बिहार उसे जाना था पटना की तरफ, तो वो उसी ट्रेन में चढ़ने के लिए आता है। लेकिन ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, फेस्टिवल का टाइम चल रहा था, तो बिहार की ट्रेनें अक्सर दिल्ली से जब खुलती हैं तो वो ज़्यादा ही भीड़ होती हैं उसमें। तो वो लड़का को बिहार जाना था, तो वो दौड़ भाग करता है, कभी जनरल बोगी में जाता है तो कभी स्लीपर बोगी में जाता है। लेकिन अत्यधिक भीड़ होने के कारण वो लड़का ना स्लीपर बोगी में चढ़ पाता है न जनरल बोगी में चढ़ पाता है। तो उसे जाना ज़रूरी था, तो अचानक भाग दौड़ करते हुए उसे एसी बोगी दिखता है जो कि खाली रहता है। अक्सर एसी बोगी खाली होती हैं क्योंकि उसमें जिसका टिकट कंफर्म होता है वही लोग चढ़ सकते हैं। तो वो लड़का एसी बोगी में चढ़ जाता है। एसी बोगी में चढ़ने के बाद वो जब अंदर जाता है तो देखता है एक जगह एक लड़की सोई हुई है और उसके पैर की तरफ थोड़ी सी जगह बाकी है। वो लड़का क्या करता है, अपना बैग नीचे रखकर वो उस सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही वह लड़का उस सीट पर बैठता है, लड़की को आहट होती है और लड़की उठ जाती है देखने के लिए कि एसी बोगी में कौन बिना रिजर्वेशन का चढ़ गया है, मेरे सीट पर बैठ रहा है। तो वो उस लड़के को देखकर पहचान जाती है। लड़का भी उस लड़की को देखकर पहचान जाता है। एक्चुअली में वो लड़का जो है वो लड़की का प्रेमी था और लड़की लड़का का प्रेमिका थी। दोनों आज से 5 साल पहले एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन किसी कारणवश दोनों का विच्छेद हो जाता है, दोनों में अलगाव हो जाता है और लड़का जो है वो दिल्ली मजदूरी करने पहुंच जाता है और लड़की जो है वो आईपीएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली एक इंस्टीट्यूट में आ जाती है। उसका आईपीएस का तैयारी जो है वो पूरा भी हो जाता है, वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेती है और ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। दोस्तों, बड़ा ही रोचक और मनोहर कहानी है, आपके दिल को बहुत पसंद आएगा, आँखों में आंसू ला देने वाली कहानी है। मेरे चैनल पर आप सुने और आपसे बस यही आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, जैसे ही उस लड़की की नज़र लड़के पे पड़ती है, लड़का थोड़ा सा शर्मिंदा होता है और उसकी नज़र नीचे हो जाती है क्योंकि लड़का जो है वो मजदूर होता है। उसके कपड़े भी गंदे और फटे हुए थे, उसके शरीर से कहीं ना कहीं बदबू आ रही थी और लड़की जो है वो हाई फाई हो चुकी थी, वो यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल के एक अफसर हो चुकी थी। अब ट्रेनिंग के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़िले में, किसी न किसी राज्य में उसको एक अच्छा पोस्ट मिलने वाला था और लड़का जो है वो छोटा मोटा मजदूरी करता था दिल्ली में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह और आपका स्वागत है स्टोरी विथ यू चैनल में। दोस्तों, होली का समय था और जितने भी दिल्ली में काम करते हैं लोग, वो होली, दिवाली, छठ के मौके पर अपने गांव ज़रूर जाते हैं। तो वो भी लड़का पटना ज़िला का रहने वाला था और दिल्ली मजदूरी करने गया था। तो दिल्ली से पटना की तरफ जाने वाली ट्रेन में वो चढ़कर अपने घर वापस जा रहा था क्योंकि होली का समय था। अपने परिवार के साथ वो होली मनाना चाह रहा था। जैसे ही लड़का स्टेशन पर आता है तो वो जब टिकट कटाने जाता है तो वहाँ उसको स्लीपर का टिकट नहीं मिलता है क्योंकि वो ऑलरेडी फुल हो चुका था। दोस्तों, अगर आप कभी बाहर गए होंगे तो आप लोगों को ये महसूस ज़रूर हुआ होगा कि दिल्ली से चाहे कहीं से भी अगर आपको बिहार की तरफ आनी है तो आपको अगर सीट चाहिए स्लीपर बोगी की चाहे एसी की, तो आपको 2 से 3 महीना पहले ही टिकट को कंफर्म कर लेना होता है। तो यही चीज़ उस लड़के ने नहीं की थी 2-3 महीना पहले, तो उसको स्लीपर की सीट नहीं मिलती है, उसको जनरल का टिकट मिलता है और वो जनरल का टिकट कटाकर जैसे ही प्लेटफॉर्म पर जाता है, जो ट्रेन बिहार के लिए लगी हुई थी पटना के लिए, उस ट्रेन पर चढ़ने के लिए कोशिश करता है। तो मजदूरी करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस ट्रेन से बिहार की तरफ जा रहे थे, इसलिए काफ़ी भीड़ थी और भीड़ होने के कारण वो जनरल बोगी में चढ़ नहीं पाता है। वो इधर उधर देखता है क्योंकि उसे बिहार पटना ज़िला में जाना ज़रूरी था, होली का अवसर था, अपने परिवार के साथ मनाना था। तो वो इधर उधर देखता है कि किस बोगी में चढ़ने पर वो बिहार तक जा सकता है क्योंकि जनरल बोगी में तो भीड़ थी, चढ़ नहीं पा रहा था वो।
तो वो अचानक उसकी नज़र पड़ती है स्लीपर बोगी में, लेकिन देखता है उसमें भी भीड़ है। तो उसके बगल में एसी बोगी होती है 3-4 डब्बे, तो वो देखता है कि एसी बोगी में खाली दिख रहा है और उसका गेट खुला हुआ है, तो वो उसमें जाकर चढ़ जाता है। लड़का जल्दीबाजी में एसी बोगी में तो घुस जाता है, लेकिन वो जानता था कि एसी बोगी में अगर टीटी उसको पकड़ लेता है तो क्योंकि उसके पास जनरल टिकट है तो उसको अच्छी खासी फ़ाइन हो सकती है। तो वो थोड़ा डरा सहमा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी सोचता है चलो बिहार तो जाना ही है, जो भी फ़ाइन बनेगा मैं टीटी से बात कर लूँगा, टीटी को मना लूँगा और उसे देकर यहाँ नीचे ही बैठ जाऊँगा, क्योंकि सीट पर तो आप बैठ सकते नहीं हैं। एसी बोगी में होता है कि जिसकी सीट कंफर्म है वही लोग बैठते हैं। तो लड़का सोचता है कि बिहार तक जाना है, बहुत सारी भीड़ है एसी को छोड़कर, स्लीपर में भी जनरल में भी। तो वो सोचता है नीचे बैठकर ही चला जाऊंगा, टीटी से बात कर लूँगा। वो यह सोचकर एसी बोगी में घुस जाता है और इधर उधर देखने लगता है तो काफ़ी लोग बैठे हुए रहते हैं अपने अपने सीटों पर। उसे एक जगह थोड़ी सी सीट नज़र आती है, एक लड़की रहती है उस पर सोई हुई और उसने अपने पैर को मोड़ कर रखा हुआ था, तो उसके सीट पर थोड़ी सी जगह थी। तो वो लड़का जब देखता है कि थोड़ी जगह है तो वो उसी जगह पर जाकर अपने बैग को सीट के नीचे रख लेता है और उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि जैसे ही टीटी आएंगे उनसे मैं बात कर लूँगा और कहीं ना कहीं नीचे चाहे जहाँ भी टीटी मुझे सीट उपलब्ध करा पाएंगे मैं वहाँ पर जाके एडजस्ट हो जाऊँगा। दोस्तों, उस लड़के का नाम रहता है रुपेश और वो जो लड़की थी जो सोई हुई थी उसका नाम रहता है मोना। तो रुपेश जैसे ही उस सीट पर बैठता है जिस सीट पर मोना ऑलरेडी पहले से सोई हुई थी, तो उसका शरीर जब मोना के पैर से टच होता है तो मोना की अचानक नींद खुल जाती है। मोना ये बोलने के लिए जैसे ही रुपेश को चाहती है कि भैया यहाँ पर मेरा रिजर्वेशन सीट है, आप यहाँ पर मत बैठो, आप यहाँ से चले जाओ, वो जैसे ही देखती है कि कौन लड़का है तो रुपेश को देखकर वो पहचान जाती है और वो कुछ नहीं बोलती है, चुप रहती है। लेकिन अचानक उसके मुंह से उसके नाम का उच्चारण निकल जाता है, वो बोलती है रुपेश। रुपेश जो लड़का रहता है वो तो पहले उस लड़की को नहीं देखता है, लेकिन जैसे ही अपना नाम उस लड़की के मुंह से सुनता है तो वो भी अपने पीछे देखकर पलट कर देखने लगता है कि कौन लड़की है जो मेरा नाम भी जानती है। जैसे ही वह उस लड़की को देखता है तो वो लड़की मोना होती है। रुपेश भी उस लड़की को पहचान लेता है। रुपेश मोना को देखता है, मोना रुपेश को देखती है। उसके बाद जो है मोना थोड़ा सा मुस्कुरा देती है तो रुपेश का मनोबल बढ़ता है, वो भी मुस्कुराता है और रुपेश जो है वो पूछता है क्या आप मोना हो? तो लड़की बोलती है हाँ मैं मोना हूँ। और लड़की भी जब रुपेश को अच्छे से देखती है, क्योंकि उसे देखने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि वो मजदूर था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और गंदे था, तो उस थोड़ा सा पहचानने में उसको दिक्कत हो रही थी। लेकिन जब मोना ध्यान से देखती है तो देखती है कि ये तो रुपेश है। दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो था वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। आज से 5 साल पहले जब दोनों 10th में साथ में पढ़ते थे तो दोनों एक ही स्कूल में थे, एक ही क्लास में थे, दोनों आपस में सारे चीज़ शेयर करते थे। तो दोनों को अपनी पुरानी बातें याद हो जाती है, दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से उसका पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं। लड़की मोना जो है वो रुपेश से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? तो लड़का रुपेश बताता है कि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। तो मोना बोलती है अच्छा दिल्ली में क्या करते हो? तो रुपेश जो है वो सच्चाई बता देता है कि मैं दिल्ली में एक लोहा फैक्ट्री में काम करता हूँ, वहाँ पे मजदूरी करता हूँ। लेकिन मोना जो है वो विश्वास नहीं करती है रुपेश की बातों पर, क्योंकि रुपेश जो है वो बहुत ही पढ़ने में तेज़ लड़का था। मोना उससे बोलती है कि तुम्हारा तो हर सब्जेक्ट बहुत ही परफेक्ट था, मैथ में तुम अच्छे थे, बायोलॉजी में थे, हिंदी इंग्लिश सारा तुम्हारा बहुत ही अच्छा था, एक परफेक्ट एक्सेलेंट लड़के थे तुम इतनी छोटी सी काम क्यों कर रहे हो?
एक कोई पढ़ा लिखा काम करते, कंप्यूटर का काम करते, कहीं कोई ऑफिसर का काम करते, आखिर में तुम ये मजदूरी का काम क्यों कर रहे हो? रुपेश मोना को बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी शक्ल देखकर, मेरा जो हुलिया है, कपड़े देखकर, वो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ मैं एक मजदूर हूँ? तो मोना जब गौर करती है तो हाँ उसको लगता है कि इसके कपड़े देखकर उसके शरीर से जो बदबू आ रही थी, क्योंकि रुपेश जो है वो भाग दौड़ करके एसी बोगी में चढ़ता है, तो भाग दौड़ करने के दौरान जो उसके शरीर से पसीना निकलता है, तो ये एक मजदूर था तो बदबू थोड़ा सा करने लगता है। तो मोना को देखकर विश्वास हो जाता है थोड़ा बहुत कि हाँ ये लड़का जो है यहाँ मजदूरी करता है। उसके बाद रुपेश मोना से पूछता है कि ठीक है तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मोना बताती है कि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, एक कमरा मैंने किराया पर ले रखा है और यहाँ पर तैयारी कर रही थी इंस्टीट्यूट के माध्यम से यूपीएससी एग्ज़ाम का, और भगवान की कृपा से मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल भी लिया है और मुझे 2-4-5 दिन के बाद फिर से ट्रेनिंग में जाना है। अभी मैं छुट्टी मिली है मुझे, तो मैं होली के अवसर पर अपने घर जा रही हूँ, अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, परिवार के पास जा रही हूँ। वहाँ से 2-4 दिन के बाद मुझे फिर से वापस दिल्ली आना है और मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं एज ए डीएम चाहे डीसी के रूप में मुझे कहीं ना कहीं पोस्टिंग मिल जाएगी। रुपेश और मोना इसी तरह से बातें करते रहते हैं, जिसका डर था रुपेश को कि कोई टीटी आएगा तो मैं उससे सेटलमेंट कर लूँगा, लेकिन रात हो जाती है जिसके कारण से टीटी एसी बोगी में नहीं आती है और दोनों आराम से एक ही बेड को, एक ही बर्थ को शेयर करके आराम से सफ़र कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहचानते थे, दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों को एक दूसरे पर विश्वास था। तो मोना भी उसे नहीं हटाती है और दोनों आपस में बात करते हुए सफ़र करते रहते हैं। बातें करते करते सुबह हो जाती है। उसके बाद ट्रेन जो है वो पटना स्टेशन पर आ जाती है। तो रुपेश और मोना दोनों पटना स्टेशन पर उतर जाते हैं। पटना स्टेशन पर उतरने के बाद क्योंकि ट्रेन में कुछ खाने पीने को उतना आया नहीं था, ये दोनों खा नहीं सके थे, तो दोनों एक होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए। जब खाना खा लेते हैं तो मोना जो है वो बिल पेमेंट करने लगती है, तो रुपेश उसे रोकता है कि नहीं नहीं तुम पेमेंट मत करो, मैं पेमेंट कर दूंगा। लेकिन मोना उससे बोलती है नहीं नहीं अभी तुम ऐसा कुछ कमा भी नहीं रहे हो, तुम्हारी अर्निंग भी थोड़ी सी कम है और मैं तो एक अधिकारी बन चुकी हूँ, लगभग बन ही गई हूँ, ट्रेनिंग हो जाएगी तो बन ही गई हूँ, तो मैं पेमेंट कर देती हूँ। लेकिन रुपेश उसे मना करता है कि नहीं ठीक है, जब तुम अधिकारी बन जाओगी तो तुम मुझे दिल्ली में ही कोई होटल में खाना खिला देना, लेकिन अभी मुझे पैसे देने दो, तुम्हारी अभी ट्रेनिंग बाकी है, तुमने अभी कहीं भी पदभार नहीं लिया है, तो अभी तुम्हारी अर्निंग नहीं हो रही है। मैं तो मजदूर ही हूँ लेकिन थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, इसलिए मुझे ये पेमेंट करने दो। उसके बाद मोना भी मान जाती है कि ठीक है तुम पेमेंट कर दो। उसके बाद रुपेश जो है वो उस होटल का पेमेंट कर देता है और दोनों फिर अपने अपने स्थान की तरफ चल देते हैं, क्योंकि दोनों का गांव जो है वो आसपास में ही था, तो दोनों एक ही ऑटो वगैरह रिजर्व करके दोनों एक ही साथ जाने लगते हैं। उसके बाद मोना जो है बोलती है कि अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था सरिता, उसका क्या हुआ, मतलब वो कहाँ रह रही है अभी तक? क्योंकि मोना की वो सहेली थी तो सरिता के बारे में पूछती है, तो रुपेश बताता है कि हाँ वो सरिता जो थी उसकी अब शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल में रहती है। मोना जो है वो रुपेश से बोलती है कि ठीक है क्या उस सरिता का नंबर मिल सकता है, मोबाइल नंबर? तो रुपेश बोलता हाँ मोबाइल नंबर मैं दे दूँगा। तो मोबाइल नंबर रुपेश जो है वो मोना को दे देता है सरिता का। मोना जो है वो सरिता का नंबर लगाने लगती है, लेकिन रुपेश उसे मना करता है, बोलता है देखो ऐसा है कि अभी आप मेरे सामने उसको फ़ोन मत लगाओ, क्योंकि उसके पिताजी यानी मेरे चाचा जी और मेरे पिताजी दोनों के बीच में ज़मीनी विवाद चल रहा है, तो तुम अगर उसे बताओगी कि मैंने तुम्हारा नंबर दिया है तो हो सकता है वो तुमसे बात ना करे, तो इसलिए तुम घर पे जाकर आराम से उससे बात कर लेना और मेरे बारे में नहीं बताना कि मैंने तुम्हें उसका नंबर दिया है। उसके बाद मोना जो है वो घर चली जाती है, रुपेश भी अपने घर चला जाता है। मोना घर पर जाकर रिलैक्स होकर सरिता का नंबर लगाती है, सरिता को कॉल करती है, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो वो उससे बात करना चाहती है। दोनों में आपस में बात होने लगती है। सरिता भी मोना को आवाज़ से पहचान जाती है, उसके पास तो उसका नंबर होता नहीं है लेकिन आवाज़ से पहचान जाती है। उसके बाद
बातें होते होते सरिता अचानक मोना से पूछती है कि तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया। मोना जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है, बोलती है कि ऐसा है ना कि मैं जब दिल्ली से आ रही थी तो रुपेश मुझे मिल गया था और रुपेश से बातें करने के टाइम में मैंने तुम्हारा जिक्र किया, तुम्हारा नंबर मांगा, तो रुपेश ने ही तुम्हारा नंबर मुझे दिया है और मैं उसी के माध्यम से तुम्हें कॉल करके बात कर पा रही हूँ। तो वो जो उसकी रुपेश की जो चचेरी सिस्टर होती है सरिता, वो बोलती है अच्छा दोनों का मिलन दोबारा हो गया है, दो हंसों की जोड़ी फिर से मिल गई है क्या। तो और ये बोलकर सरिता थोड़ा हंसने लगती है। तो इधर मोना भी थोड़ा सा मुस्कुरा देती है, बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, रुपेश के साथ मेरा वो रिश्ता नहीं है जो तुम समझ रही हो। रुपेश मेरा एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा हम लोग बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। उसके बाद मोना जो है वो सरिता से बोलती है कि अच्छा सरिता तुम एक बात बताओ, रुपेश तो लड़का था, वो मुझसे मिलने मेरे घर पे नहीं जा सकता था क्योंकि लड़का था तो लड़के पे लोग शक करते हैं, लेकिन तुम तो लड़की थी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तुम मुझसे मिलने कभी नहीं आई। आज 5 साल हो चुके हैं, हम लोग आपस में मिले नहीं हैं। तो सरिता बोलती है देखो यार ऐसा है कि एक तो मेरी शादी हो गई है, मैं ससुराल आ गई हूँ, दूसरे में मैं हमेशा तुमसे मिलना चाहती थी। सरिता बोलती है कि 1-2 बार मैं तुम्हारे घर भी गई थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी और माँ ने मुझे तुम्हारा नंबर देने से मना कर दिया। वो बोले कि कहीं पढ़ने गई है अपने फूफा के यहाँ, तो और भी कुछ न कुछ बहाने बना देते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारा नंबर मुझे कभी नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें फ़ोन भी नहीं कर पा रही थी, तुम्हें मैंने बता भी नहीं पाया कि मेरी शादी होने वाली है। सरिता के ऐसा बोलने पर मोना जो है वो थोड़ा सा टेंशन में होती है। वो बोलती है कि आखिर में मेरे मम्मी पापा ने तुम्हें नंबर क्यों नहीं दिया, वो तो जानते थे कि मैं दिल्ली में तैयारी कर रही हूँ, उनके पास तो मेरा नंबर भी था। तो सरिता बोलती है कि छोड़ो यार, ऐसे भी तुम्हारे भाई ने रुपेश को जब मारा था उसकी अच्छी खासी धुलाई कर दी थी, तो उसके बाद से मैं तुम्हारे घर आना जाना छोड़ दी थी, क्योंकि अगर मैं उसके बाद तुम्हारे घर में आना जाना करती तो तुम्हारे मम्मी पापा चाहे भाई यही बोलते कि मैं रुपेश की तरफ से आकर तुमसे मिलना चाहती हूँ, चाहे रुपेश का कोई काम करवाना चाहती हूँ। तो आपस में फ्रिक्शन हो गया था। जब ये सुनती है मोना कि रुपेश को मारा गया है मेरे भाई के द्वारा, तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित होती है। सरिता से बोलती है कि ये कब हुआ, मेरे भाई ने रुपेश की पिटाई की, उसने उसे मारा। तो सरिता बोलती है कि अरे यार तुम अब अनजान मत बनो, हो सकता है तुम्हारे कहने पे ही तुम्हारे भाई ने रुपेश को मारा हो। तो मोना बोलती है कि नहीं यार, तुम्हारी कसम, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ कि मेरे भाई ने, मेरे मम्मी पापा ने रुपेश के साथ ऐसा किया। तो सरिता को विश्वास हो जाता है। वो बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ। तुम्हारे दिल्ली जाने के बाद, जैसे ही तुम दिल्ली गई तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो रुपेश जो है एक दिन तुम्हारे घर गया था तुम्हारे बारे में पूछने के लिए कि मोना कहाँ पर है और कैसी है। तो तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे मम्मी पापा ने उसकी वहाँ पर 2-4 लड़कों के साथ मिलकर पिटाई कर दी। उसके बाद रुपेश को खास हिदायत दी गई कि तुम कभी भी मेरे घर तरफ मत आना, मोना के बारे में मत पूछना और तुम्हें मोना के बारे में जानने का कोई हक नहीं है। जबकि रुपेश जो है वो तुमसे मिलने इसलिए गया था क्योंकि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो तुमसे जानना चाह रहा था कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, लेकिन तुम्हारे भाई ने और मम्मी पापा ने गलत समझा और उन्होंने अच्छी खासी रुपेश की पिटाई कर दी। यह जब सुनती है मोना तो उसे बहुत दुख होता है कि रुपेश जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसकी पिटाई मेरे भाई ने कर दी है। यह सुनकर उसके हृदय को बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दर्द होता है। वो सरिता से बोलने लगती है कि यार मुझे नहीं मालूम था, मुझे बताया नहीं गया था, मेरे पीठ पीछे ये सब मेरे परिवार के लोगों ने किया, मैं इसके लिए बेहद शर्मिंदा हूँ और रुपेश की तरफ से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो सरिता बोलती है कि देखो यार, ऐसा है कि हम लोगों को नहीं मालूम था कि तुम्हें नहीं मालूम है, लेकिन हम लोगों को तो यही लगता था कि तुम पढ़ाई करने चली गई हो और अपने परिवार के लोगों के माध्यम से रुपेश को पिटवा रही हो। लेकिन चलो ठीक है, आज जो तुम जानती हो कि रुपेश का जो हाल है, रुपेश जब तुमसे दिल्ली में मिला होगा तो तुमने देखा होगा कि वो एक मजदूरी कर रहा है दिल्ली में जाकर। तो
इसके पीछे भी तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई का हाथ है। वो पढ़ने में इतना ब्रिलियंट था, तेज़ था, तुम खुद जानती हो। उसके बाद भी उसे यहाँ से भगा दिया गया, उसे टॉर्चर किया गया कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर मत रहो। सरिता मोना से फिर बोलती है कि एक और बात थी जो मैंने तुमसे छुपाई थी। तो मोना बोलती है हाँ ठीक है बताओ। तो सरिता बोलती है कि जब तुम स्कूल में पढ़ती थी 10th क्लास में, तुम और रुपेश, तो रुपेश ने तुम्हें एक लेटर दिया था। वो लेटर लिखा था उसने, मतलब लव लेटर लिखा था तुम्हारे लिए, और वो जानता था कि तुम डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करोगी, तो उसने मेरे माध्यम से तुमको भिजवाया था। उसने मुझे दिया था और बोला था कि तुम जाकर मोना को दे देना। तुम्हें याद होगा मोना कि उस समय में तुम्हारी और मेरी बहस हो चुकी थी, किसी बात को लेकर हम लोगों के मन में मनमुटाव हो चुका था। तो मैंने वो लेटर रुपेश से लेकर फाड़ कर फेंक दिया और रुपेश को झूठ मूठ बोल दिया, झूठा बोल दिया कि मोना ने उस लेटर को फाड़ कर मेरे मुंह पर फेंक दिया है। ऐसा सुनकर रुपेश को बहुत ही धक्का लगा था, उसे बहुत ही दुख हुआ था। वो क्योंकि तुमसे एक सच्चा प्यार करता था, वो तुम्हारे स्कूल टाइम से ही तुमसे अटैच था, तुम्हारे बारे में सोचता था। लेकिन जैसे ही मैंने उससे बोला कि मोना लेटर को फाड़ कर मेरे मुंह पर फेंक दी है और बोली है कि रुपेश को भी बोल देना कि ऐसी बातें ना किया करे, तो वो दुखी हो गया और उसने फिर कभी भी तुमसे ट्राई नहीं किया, तुमसे बात करने की, तुमसे अटैच होने की। हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता था, तुम्हारे बारे में याद करता था, लेकिन रोता रहता था। मैंने उसे कितनी बार रोते हुए देखा है, लेकिन वो कभी भी तुमसे कनेक्ट होने की बात नहीं सोचता था। मैंने भी उसको तुम्हारे बारे में झूठ बोल दिया था, तो वो बेचारा बहुत दुखी हो चुका था। इसलिए वो मजदूरी करने दिल्ली चला गया और अपने पढ़ाई लिखाई को छोड़कर एक छोटा मोटा काम करने लगा। मोना सरिता से बोलती है कि यार मुझे तो एकदम विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे पीछे, जब मैं पढ़ने के लिए दिल्ली गई तो मेरे पीछे ये सब घटना रुपेश के साथ हो गई। वो बेचारा पूरा अपना लाइफ को स्पॉइल कर दिया, अपने पढ़ाई को छोड़कर एक साधारण मजदूर की तरह लोहा फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है। मतलब मेरे चलते ही बोला जा सकता है कि उसने अपने पूरे लाइफ को बर्बाद कर दिया। नहीं तो वो इतना पढ़ने में तेज़ था कि वो भी आज एक IAS IPS ऑफिसर बन सकता था। लेकिन मेरे परिवार वालों के चलते, चाहे मेरे चलते, तुम्हारे चलते, उसने अपने पूरे लाइफ को ख़राब कर लिया। दुख होता है, अपने भाई पे गुस्सा भी आता है। मेरे भाई ने रुपेश के साथ ऐसा किया था, मुझे बड़ा ही अफसोस है। मैं रुपेश के लिए बड़ा ही गिल्टी फील कर रही हूँ, क्योंकि उसकी लाइफ जो है वो मेरे कारण बर्बाद हुई है, नहीं तो वो अच्छा आज कर लेता। उसके बाद सरिता से वो बोलती है कि एक काम करो यार, क्या तुम्हारे पास रुपेश का नंबर है? मुझे रुपेश का नंबर मिल जाएगा? तो सरिता बोलती है हाँ मेरे पास भी उसका नंबर है। जैसे रुपेश ने तुम्हें मेरा नंबर दिया था, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें उसका नंबर दे सकती हूँ। उसके बाद मोना जो है वो रुपेश का नंबर को नोट करती है। उसके बाद सरिता से कॉल कट करके रुपेश को कॉल लगाती है। रुपेश को कॉल लगाकर और बोलती है कि हाँ मैं मोना बोल रही हूँ। रुपेश बोलता हाँ हाँ ठीक है, मैं आपकी आवाज़ को पहचान रहा हूँ। हाँ बोलो, तुम अच्छे से घर पहुँच गई थी ना? तो मोना बोलती हाँ मैं तो अच्छे से घर पहुँच गई थी, तुम बताओ तुम कैसे हो, कैसे अच्छे से पहुँचे कि नहीं? दोनों के बीच थोड़ी देर रोमांस वाली बातें होती हैं, दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। उसके बाद मोना जो है रुपेश से पूछती है कि अच्छा मुझे कुछ तुमसे विशेष बातें करनी थी, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम मुझसे बात करो। रुपेश बोलता हाँ ठीक है मैं फ्री हूँ, बोलो क्या बात है। तो मोना बोलती है कि मैंने कुछ तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम जो है वो मुझे पसंद करते थे। तुमने लव लेटर सरिता के माध्यम से मुझे भिजवाया था, लेकिन वो मुझे दी नहीं और तुमसे झूठ बोल दी। रुपेश को जब ये मालूम चलता है कि सरिता ने झूठ बोला था तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वो बोला कि नहीं, तुमने ही तो फाड़ कर सरिता के चेहरे पर फेंक दिया था। तो मोना बोलती है कि नहीं यार, मुझे तो वो लेटर मिला ही नहीं। सरिता मुझे अभी तुरंत बता रही है कि ऐसी बातें थी, रुपेश ने तुम्हें मेरे माध्यम से लेटर भिजवाया था लेकिन मैंने दिया नहीं। सरिता खुद एक्सेप्ट करती है कि मैंने ही फाड़कर रुपेश से झूठ बोल दिया था।
रुपेश को जब ये मालूम चलता है तो वो थोड़ा सा दुखी होता है सरिता की तरफ से कि सरिता भी जो है वो मेरी अपनी अच्छी सिस्टर होते हुए भी मुझे धोखा दी है। लेकिन उसके बाद वो मोना से बोलता है कि हाँ यार, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था और मैंने तुम्हें लव लेटर भी सरिता के माध्यम से भिजवाया था। मैं तो तुम्हें पर्सनली भी कुछ बोलना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे घर गया था, लेकिन तुम थी नहीं, तुम पढ़ाई करने दिल्ली जा चुकी थी। और तुम्हारे भाई को कुछ शक हुआ तो उसने मेरी 4 लड़कों के साथ मिलकर पिटाई कर दी। ये सब जब सुनती है मोना तो बोलती है हाँ, मुझे मालूम है कि मेरे भैया ने आपकी पिटाई की है, मुझे इसके लिए बेहद अफसोस है। मैं अपने भाई से बात भी नहीं कर रही हूँ, उनसे नाराज़ हूँ, मैंने उन्हें डांटा भी है, लेकिन अब तो जो हो चुका है उसके लिए तो मैं शर्मिंदी हूँ। मैं खुद अपना शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ, लेकिन तुमने भी मुझे क्यों नहीं बताया जब तुम मेरे साथ थे कि तुम मुझसे इतना बेहद प्यार करते हो। मेरे कारण तुमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। तुम एक अच्छे स्टूडेंट थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, तुमने अपने लाइफ को बर्बाद कर दिया। तुम अच्छा कर सकते थे, लेकिन आज तुम अपने जीवन के साथ खेल रहे हो, छोटा मोटा मजदूरी कर रहे हो। यार, मुझे बेहद अफसोस है कि तुम्हारी हालत मेरे कारण हुई है। उसके बाद मोना और रुपेश के बीच प्यार भरी बातें होने लगती है। 2-3 दिन तक लगातार बातें होती है। तो नज़दीक में होली का फेस्टिवल होता है। एक दिन रुपेश जो है वो मोना को फ़ोन करता है, बोलता है कि कल होली है और क्या तुम मेरे साथ होली नहीं खेलोगी। तो मोना के दिल में भी रुपेश के लिए पहले से भी प्यार था और अभी और प्यार थोड़ा बढ़ गया था। वो बोलती है हाँ खेलूँगी, लेकिन हम लोग आपस में मिलेंगे कहाँ। तो रुपेश जो है वो एक स्थान बताता है कि मैं इस स्थान पर आ जाऊंगा अगर तुम अपने घर से आ सको तो मोना भी तैयार हो जाती है, बोलती है हाँ मैं आ जाऊंगी। उसके बाद होली का दिन आता है, मोना भी उस स्थान पर पहुंच जाती है, रुपेश भी वहां पहुंच जाता है। दोनों आपस में खूब होली खेलते हैं। उसके बाद दोनों हंसी खुशी के साथ अपना जीवन जो है वो आगे बिताने के बारे में सोचते हैं। दोनों को ही एक दूसरे से प्यार था, दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे। उसके बाद 2-3 दिन के बाद मोना को वहाँ ट्रेनिंग के लिए दिल्ली से कॉल आता है कि आप 2-3 दिन में रिपोर्ट कीजिए। मोना रुपेश को फ़ोन करती है, बोलती है कि देखो यार, ऐसा है कि मुझे ट्रेनिंग के लिए कॉल आ रहा है, मुझे वहाँ जाना होगा, तो तुम भी मेरे साथ चलो। रुपेश बोलता है कि मैं तो तुरंत अभी आया हूँ अपने गांव पे, 2-4 महीने रहने के लिए सोच रहा हूँ। मोना जिद करने लगती है, बोलती नहीं तुम भी मेरे साथ चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, हम लोग आपस में एक ही बर्थ पर बातें करते हुए दिल्ली तक जाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। जब ऐसा सुनता है रुपेश तो मोना की बातों को उठा नहीं पाता है, काट नहीं पाता है और वो जो है वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों एक डेट रखते हैं, दोनों उसके बाद पटना स्टेशन पर पहुंचते हैं और एक ट्रेन में पकड़कर दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। उसी तरह से एंजॉय करते हुए, बातें करते हुए, खाते पीते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं। उसके बाद मोना जो है वो उसे अपने कमरे में ले जाती है, रूम पर ले जाती है, बताती है कि देखो मैं यहीं पर रहती थी, यहीं से मैंने तैयारी की, पढ़ाई की और आज मेरा जो है सिलेक्शन हो गया है, मेरा ट्रेनिंग होने वाला है। तो रुपेश अपने रूम पर चला जाता है, बोलता है कि ठीक है मुझे भी अपने रूम पर जाने दो, मैं भी कल से अपने काम पे चला जाऊंगा। उसके बाद मोना जो है उसे रोकती है, बोलती नहीं अब ऐसा मत करो, मैं जब अफसर बन गई हूँ, मैं जब कमाने लगी हूँ, मेरा ट्रेनिंग होने दो, मैं ट्रेनिंग के बाद तुमसे शादी करूँगी, उसके बाद हम लोग दोनों साथ में रहेंगे और तुम ये मजदूरी मत करो, तुम भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। उसके बाद देखो जो भी होगा तुम्हारे साथ कोई बात नहीं है, मैं अफसर बन ही गई हूँ, ट्रेनिंग के बाद बन जाओगी तो हम लोग आपस में रहेंगे, मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ बिजनेस करवा दूंगी और हम लोग आपस में अच्छे से रहेंगे। रुपेश जो है वो मान जाता है, नहीं जाता है और दोनों साथ में रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद ट्रेनिंग हो जाती है। मोना को दिल्ली में ही डीएम का पद मिल जाता है और वो अपने काम को पकड़ लेती है, अपने पद को पकड़ लेती है, काम को चालू कर देती है। उसके बाद वो रुपेश को अपने साथ ही रखती है, रुपेश की भी पढ़ाई करवाती है, तैयारी करवाती है। उसके बाद रुपेश भी जो है फ्यूचर में अच्छे से पढ़कर मोना की मदद से तैयारी करके एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है। दोनों दिल्ली में ही अपॉइंट हो जाते हैं और दोनों आपस में कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब दोनों के माता पिता को पता चलती है कि दोनों ने आपस में कोर्ट मैरिज कर लिया है तो दोनों
एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मोना का जो भाई है वो भी आकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है रुपेश से। उसके बाद रुपेश जो है उसे क्षमा कर देता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। दोनों के परिवार आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं, क्योंकि दोनों ही IAS IPS ऑफिसर हो चुके होते हैं। तो दोनों के माता पिता फैमिली बहुत ही खुश रहती है, दोनों के गांव वाले बहुत खुश होते हैं। इसी तरह से दोनों का जीवन कटने लगता है और आगे भी उन लोग बहुत ही खुशहाल जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक प्रेम भरी कहानी एक मज़दूर और एक IAS ऑफिसर की, कि कैसे मज़दूर को एक लड़की से प्यार होता है और वो उसका जीवन भी संवर जाता है। दोस्तों, मेरी कहानी का कहने का अर्थ यही होता है कि आप भी प्रयास करें, आप भी अपने जीवन में सफल हो। मेरी कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, शिक्षाप्रद लगती है, कोई ज्ञान प्रदान करती है, मनोरंजन करती है, तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं फिर मिलूँगा एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।